नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राम स्वरूप सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र जूनोट्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि हमें से ज़्यादातर विद्यार्थी प्रतिरक्षा तंत्र को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग प्रकार से पढ़ाया गया है, बताया गया है। उसी को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप सभी जानते हो, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा को हम जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में विभाजित करते हैं। जन्मजात यानी इनेट इम्यूनिटी और उपार्जित अनुकूली यानी अडेप्टिव या एक्वायर्ड प्रतिरक्षा। इन दो के हिसाब से हम प्रतिरक्षा तंत्र को पढ़ते हैं। इनेट इम्यूनिटी की बात करें, इनेट इम्यूनिटी को तीन प्रकार से पढ़ा जाता है। एक प्रकार से इनेट इम्यूनिटी के घटक के रूप में हम इसको पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इस प्रकार से टॉपिक दिया हुआ होता है कुछ किताबों में। दूसरा प्रकार इनेट एवं अडेप्टिव इम्यूनो रेस्पॉन्स के नाम से टॉपिक दिया हुआ होता है बुक्स में। और तीसरे प्रकार से पढ़ते हैं हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सुरक्षा की प्रथम पंक्ति, सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति और सुरक्षा की तृतीय पंक्ति। इस रूप में भी हम प्रतिरक्षा तंत्र को पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स के रूप में यदि हम पढ़े प्रतिरक्षा तंत्र को, तब हम कौन कौन से टॉपिक इसमें हम सम्मिलित करते हैं। कंपोनेंट्स के रूप में हम फिजिकल व केमिकल बैरियर्स के रूप में हम पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल व केमिकल बैरियर्स का अर्थ है हम अवरोध के रूप में पढ़ते हैं। हमारे बॉडी में संक्रमण जब होता है, बाहर से कोई संक्रमण बॉडी में होता है, तब उसको किन किन अवरोधों को पार करना पड़ता है, उसके आधार पर हम जन्मजात प्रतिरक्षा के घटक के रूप में इसको हम पढ़ते हैं। फिजिकल व केमिकल बैरियर, फिजिकल यानी बाहरी भौतिकी या शारीरिकी व रासायनिक अवरोध के रूप में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर कार्यकी बैरियर के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें इन्फ्लामेशन है, फीवर है, बुखार है, सूजन है, इनको हम पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल बैरियर के रूप में बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो बाहर वाले बैक्टीरिया से हमारी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा सेलुलर बैरियर के रूप से कोशिकीय अवरोधक के रूप में हम प्रतिरक्षा की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा सोल्यूबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, प्रभावी घुलनशील अणुओं के रूप में हम पढ़ते हैं। इसको हम एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज के रूप में भी पढ़ते हैं। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज यानी ऐसे पदार्थ जो माइक्रोब्स, रोगाणुओं की वृद्धि को रोके, उनको हम एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज कहते हैं। सोल्यूबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के रूप में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, संपूरक तंत्र, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, इंटरफेरॉन्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। आयरन बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। एक्यूट फेज प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। कोलेक्टिन्स, फिकोलिन्स व सरपेक्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, मैंने आपको अब तक क्या क्या पढ़ा दिया है। यहाँ पर हम देखें, केवल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज को छोड़कर बाकी मैं टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज में भी मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा दिए, जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, इंटरफेरॉन्स, इतना हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ये टॉपिक जो मैं गोला कर रहा हूँ, उन टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। आयरन बाइंडिंग प्रोटीन पढ़ेंगे, एक्यूट फेज प्रोटीन्स पढ़ेंगे, कोलेक्टिन्स, फिकोलिन्स व सरपेक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ और हम जानते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सुरक्षा की प्रथम प्रणाली में कौन कौन से आते हैं वो हम देखते हैं। इसमें
फिजिकल व केमिकल बैरियर को हम सम्मिलित करते हैं, जिसमें त्वचा है, श्लेष्म एपिथेलिय है, कौन कौन से कि हमारे श्वास नाल के अंदर पाई जाती है, हमारे आहार नाल की हम बात करें उसके अंदर, और मूत्र जनन मार्ग है उनके अंदर की जो एपिथेलिया है, श्लेष्म एपिथेलिय है, वो भी अवरोध की तरह काम करती है। ये प्रथम पंक्ति है सुरक्षा की। यदि बैक्टीरिया या कोई रोगाणु उसको पार कर जाता है तब सुरक्षा की द्वितीय लाइन शुरू होती है। प्रथम और द्वितीय लाइन ये दोनों किसके अंदर मानी जाती है? इनेट इम्यूनिटी के अंदर इनको हम इंक्लूड करते हैं। किनके अंदर? इनेट इम्यूनिटी के अंदर। और जो तृतीय लाइन है उसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। द्वितीय लाइन के अंदर कौन कौन से हम इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं? कोशिकीय बैरियर है, जिसमें प्रतिरक्षा की कोशिकाएं हैं। सोल्यूबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है, घुलनशील प्रभावी अणु है, जिसके हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं और कुछ टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तीसरी जो सुरक्षा की लाइन है वो है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, होता क्या है, इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों एक साथ वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले इनेट इम्यूनिटी वर्क करेगा, उसके बाद में जब वो फेल होगा तब अडेप्टिव प्रतिरक्षा तंत्र काम करेगा। दोनों एक साथ काम करते हैं। जो प्रथम पंक्ति यदि भेद देता है जीवाणु, उसके बाद में द्वितीय पंक्ति की जो घटक है वो और जो अडेप्टिव सिस्टम है वो एक साथ वर्क करते हैं। बॉडी के अंदर प्रवेश करने के बाद में अडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी उस पर वर्क करना शुरू कर देता है, उस जीवाणु पर या उस बैक्टीरिया या उस वायरस पर। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम वापस हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज। इसके बारे में थोड़ा और मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको लेकर हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको किसके अंदर पढ़ें, इसको हम कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ें। हम इनको फिजिकल और केमिकल बैरियर के रूप में पढ़े या सोल्यूबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के बारे में के रूप में पढ़े, किसके रूप में पढ़े। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज के अंदर पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स को सम्मिलित किया जाता है। जो ब्लड में घुलनशील होती है, सोल्यूबल होती है, उन प्रोटीन्स से पेप्टाइड्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। वो प्लाज्मा प्रोटीन भी हो सकती है, ब्लड प्रोटीन भी हो सकती है, दूसरी प्रोटीन्स भी हो सकती है। इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी पढ़ते हैं, सुरक्षा की प्रथम प्रणाली के अंदर भी पढ़ते हैं और सुरक्षा की द्वितीय प्रणाली के अंदर भी हम पढ़ते हैं। किनको? एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज को। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज को प्रथम लाइन ऑफ डिफेंस सुरक्षा की प्रथम प्रणाली के अंदर भी पढ़ते हैं और सुरक्षा की द्वितीय प्रणाली के अंदर भी पढ़ते हैं। अब कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज प्रथम प्रणाली के अंदर पढ़ते हैं? जैसे हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के रूप में लाइसोजाइम पढ़ते हैं, लैक्टोफेरिन, कैल्कोप्रोटेक्टिन, सोरियसिन S100, ये दोनों ह्यूमन त्वचा में पाई जाती है। रेग, थर्ड प्रोटीन, ये प्रोटीन से इनको हम सुरक्षा की प्रथम प्रणाली के अंदर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिकतर किनके द्वारा सिक्रेट होती है? एपिथेलिया के द्वारा, स्किन या एपिथेलिया के द्वारा ये स्रावित होती है। पेप्टाइड्स के रूप में हम डिफेंसिन्स, कैथेलिसिडीन, हिस्टेटिन्स आदि को हम पढ़ते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले की वीडियो, जिसमें नाम मैंने कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी के नाम से वीडियो बनाया है, उसमें हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। सुरक्षा की जो द्वितीय पंक्ति है उनके अंदर हम कौन से हम एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज पढ़ते हैं वो हम देखते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, संपूरक तंत्र, जिसको पढ़ चुके हैं हम। साइटोकाइंस को भी पढ़ चुके हैं हम। साइटोकाइंस के अंदर कई प्रकार है, उसको हम पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, एक इंटरफेरोन के नाम से, दूसरा साइटोकाइंस और कीमोकाइंस के नाम से।
बाकी और कौन से टॉपिक है, एक्यूट फेज प्रोटीन, फिकोलिन्स, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन और फिब्रिनोजन, इनका क्या योगदान रहता है, ये किस प्रकार माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवाणुओं से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, द्वितीय पंक्ति के रूप में ये किस प्रकार सुरक्षा की लाइन बनाते हैं, उसको हम आज की वीडियो में देखेंगे। ये आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम कहाँ सम्मिलित करते हैं, इसलिए ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज पदार्थ। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट फेज प्रोटीन। इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं विलयशील PRRS, घुलनशील या विलयशील PRRS। PRRS की फुल फॉर्म देके पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, यानी ये पैटर्न को रिकॉग्निज करते हैं। इस प्रकार के रिसेप्टर है जो पैटर्न को रिकॉग्निज करते हैं, कि पहचान करते हैं पैटर्न की, कौन से पैटर्न की, उस सूक्ष्म जीवाणु के ऊपर पाए जाने वाले विशेष अणुओं की ये पहचान करते हैं, उससे जाकर ये जुड़ते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं PRRS, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। देखते हैं परिभाषा क्या हो सकती है इसकी। इन्फ्लामेशन के दौरान रुधिर में, हमारे ब्लड में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के स्तर में संक्रमण के तुरंत बाद, जब कोई संक्रमण होता है उसके तुरंत बाद वृद्धि हो जाती है कुछ प्रोटीन्स में, इसे हम एक्यूट फेज रेस्पॉन्स कहते हैं। संक्रमण जब बॉडी में होता है तो एक फेज आती है, अवस्था आती है एक्यूट फेज प्रोटीन, उस अवस्था में हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन्स की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन। और जो बढ़ने वाले प्रोटीन्स है उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन। ठीक है, ये इसकी परिभाषा के रूप में पढ़ सकते हो आप। अब होता क्या है एक्यूट फेज प्रोटीन, ये कैसे कब सीक्रेट होती है, कौन सी घटना होती है, उसको हम देखते हैं। जब कोई संक्रमण होता है या उत्तक कोई टिश्यू क्षतिग्रस्त हो जाता है, उस स्थिति में संक्रमण किसी सूक्ष्म जीव का संक्रमण हो गया, किसी माइक्रोब्स का संक्रमण हो गया, उस स्थिति में अब हम आपको बता चुके हैं एक पिछले वीडियो में कि सूक्ष्म जीव या जो माइक्रोब्स होते हैं उनके ऊपर कुछ विशेष अणु पाए जाते हैं जो प्रत्येक जीवाणु में सुरक्षित रहते हैं, समान पाए जाते हैं। वो कुछ अणु, उन अणु को हम कहते हैं पेप्स। उन अणु को हम क्या कहते हैं, PAMPS, पेप्स। इसका अर्थ है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये सभी जीवाणु में कंजर्व रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इनकी ही पहचान करते हैं कौन, PRRS। यहाँ पर जो PRRS की मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन से वाले जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर पाए जाते हैं, इम्यूनो सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं, वो PRRS जो सेल से अटैच रहते हैं, संलग्न रहते हैं। यहाँ ऊपर मैंने जो PRRS की बात की वो घुलनशील है, यानी वो ब्लड के अंदर घुलनशील है, वो किसी कोशिका से जुड़े हुए नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जैसे ही बॉडी में संक्रमण होता है, कोई सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, तो हमारे जो प्रतिरक्षा की कोशिकाएं होती है, इम्यूनो सेल्स होती है, उनके ऊपर पाए जाने वाले PRRS उसकी पहचान करके उससे जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये पैम्स से इस पैम्स से ये PRRS जुड़ गए। जुड़ने के बाद में ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होकर किसका स्राव करती है, साइटोकाइंस का स्राव करती है। किसका स्राव करती है, साइटोकाइंस का। कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरफेरोन अल्फा, इन साइटोकाइंस का सिक्रेशन करती है। इनका सिक्रेशन स्राव होने के बाद में क्या होता है, दो प्रकार की क्रियाएं हो सकती है। ये पहले ये ब्लड के द्वारा यात्रा करती है, कहाँ जाती है, यकृत में चली जाती है और यकृत में जाकर यकृत की जो हेपेटोसाइट कोशिकाएं है, यकृत कोशिकाएं आप सीधा कह सकते हो, यकृत कोशिकाओं को सक्रिय कर देती है और सक्रिय करके उनके द्वारा कुछ प्रोटीन्स का स्राव करती है और उन्हीं प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, एक्यूट
फेज प्रोटीन यानी एक्यूट फेज प्रोटीन मुख्यतः किसके द्वारा स्रावित की जाती है? यकृत की हिपेटोसाइट्स के द्वारा। यहाँ कुछ मैंने इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे CRP, सीरम, एमाइलोइड A, C3, C4, हिपेटोग्लोबिन, फिब्रिनोजन और कुछ अदर्स। ये एक्यूट फेज प्रोटीन, इनका सिक्रेशन हो गया हिपेटोसाइट्स के द्वारा। ये फिर ब्लड में क्या करती है? ब्लड में आकर ये क्या कर देती है? एक तो प्लाज्मा की सांद्रता को बढ़ा देती है, उसका चिपचिपापन बढ़ा देती है, जिसके कारण ESR बढ़ जाती है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी बढ़ जाती है। ये दोनों किसके लक्षण है? इन्फ्लामेशन, संक्रमण के लक्षण है। जब संक्रमण की जांच करनी होती है तो ESR की जांच करने से पता चल जाता है कि बॉडी में संक्रमण हुआ है। यह जो CRP प्रोटीन होती है, इसके बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी एक्यूट फेज प्रोटीन होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे CRP में भी यदि इंक्रीज होता है, वो भी एक तरह से संक्रमण का इंडिकेटर है। इसके अलावा ये और क्या करती है? WBC की संख्या बढ़ जाती है, ACTH हार्मोन में वृद्धि हो जाती है, हाइड्रोकोर्टिकोसोन हार्मोन में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा दूसरी क्रिया क्या होती है? ये इंटरल्यूकिन्स एक्यूट फेज प्रोटीन के साथ मिलकर सम्मिलित रूप से हाइपोथैलेमस को प्रेरित करके बुखार को पैदा कर देते हैं, फीवर पैदा कर देते हैं। ये एक्यूट फेज प्रोटीन की क्रिया होती है। आगे हम देखते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन कौन कौन सी होती है, जिसमें पहली है CRP, C रिएक्टिव प्रोटीन। C रिएक्टिव प्रोटीन ये किस फैमिली की है? पेंटारैक्सिन फैमिली की ये है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 सब यूनिट पाई जाती है। यहाँ कुछ बैक्टीरिया व कवक, यह कुछ बैक्टीरिया व कवक की कोशिका भित्ति के LPS के फॉस्फोकोलिन भाग से जुड़ता है। ये कहाँ जुड़ती है? ये कहाँ जुड़ती है? ये बैक्टीरिया, कुछ फंगल जो की सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, उसका जो लिपोपोलीसेकेराइड पार्ट होता है, उसमें फॉस्फोकोलिन इसका भाग के से ये जुड़ जाती है। अब जुड़कर क्या करती है वो हम देखते हैं। CRP प्रोटीन है, ये जुड़ गई बैक्टीरियल फॉस्फोकोलिन पोर्शन से जुड़ गई। जुड़ने के बाद में क्या हुआ? जुड़ने के बाद में 2 क्रियाएं करती है। पहली, ये ऑप्सोनाइज कर लेती है उस बैक्टीरिया का। ऑप्सोनाइज करने का मतलब उस बैक्टीरिया को कवर कर लेती है पूरी तरह से, इस प्रकार कवर कर लेती है ताकि वो फेगोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा आराम से निगल लिए जा सके। दूसरी, ये क्या करती है? ये CRP बैक्टीरिया के सेल वॉल से बाइंड होने के बाद में C1Q को एक्टिवेट कर देती है, इससे बाइंड हो जाती है। इससे बाइंड होने के बाद में क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम शुरू हो जाता है। C1Q से बाइंड होने के बाद में क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को शुरू कर देता है। संपूरक तंत्र का जो क्लासिकल पाथवे है, वो जो मैंने पढ़ाया था, उसको ये शुरू कर देती है। और ये शुरू होने के बाद में फिर आगे की घटनाएं होती है, जिसमें बैक्टीरिया को या तो नष्ट कर दिया जाता है, या निगल लिया जाता है, या उसका लाइसिस कर दिया जाता है। दूसरी प्रकार की एक्यूट फेज प्रोटीन की हम बात करते हैं, जिसका नाम है मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन, जिसका शॉर्ट फॉर्म MBL होता है। ये क्या करती है? ये कोलेक्टिन फैमिली की प्रोटीन है, जिसके अंदर कोलेजन के समान क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन पाया जाता है। यानी एक ऐसा डोमेन पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है, और वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? लैक्टिन। यानी लैक्टिन से बाइंड होने की क्षमता पाई जाती है। किसके अंदर? MBL प्रोटीन के अंदर लैक्टिन से बाइंड होने की क्षमता पाई जाती है। ये इनेट रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स के रूप में हम जानते हैं इसको।
एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर या स्वस्थ व्यक्ति के अंदर MBL की जो कंसंट्रेशन होती है वो निम्न होती है सामान्य तौर पर, सामान्य अवस्था में स्वस्थ मनुष्य के अंदर। लेकिन जब इन्फेक्शन बढ़ता है, इन्फेक्शन होता है, तब इसकी कंसंट्रेशन इसकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये भी एक इंडिकेटर है इन्फेक्शन का। यदि MBL या CRP का यदि टेस्ट करें, यदि उनकी संख्या सामान्य से अधिक आए ब्लड के अंदर, वो किसका संकेत है? संक्रमण का संकेत है। इसकी जो क्रिया है वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। सूक्ष्म जीव के ऊपर पाए जाने वाले मैनोज रेजिड्यूज अवशेष से ये क्या करती है? क्रिया करती है MBL। उस मैनोज अवशेष के अंदर लैक्टिन पार्ट होता है, उस पार्ट से ये क्या करती है? जुड़ती है। जुड़ गई, जुड़ने के बाद में ये ऑप्सोनिन की तरह बिहेव करती है। ऑप्सोनिन की तरह बिहेव करके उस सूक्ष्म जीव का ऑप्सोनाइजेशन कर देती है। ऑप्सोनाइजेशन करने का मतलब उसको किसके लिए उपलब्ध करा देती है? मोनोसाइट्स के लिए उपलब्ध करा देती है। और ये मोनोसाइट्स क्या होती है? इनको क्या कर लेती है? फिर निगल लेती है, इनका फेगोसाइटोसिस कर लेती है। मोनोसाइट द्वारा पहचान करके इनको निगल लिया जाता है और उस सूक्ष्म जीव को नष्ट कर दिया जाता है। ये हमने बात की MBL की। सरपेक्टेंट तीसरे प्रकार की एक्यूट फेज प्रोटीन है सरपेक्टेंट। इनके रूप में कौन सी है? SPA और SPD। ये भी कोलेक्टिन फैमिली की प्रोटीन्स है। इनका निर्माण यकृत द्वारा और विभिन्न प्रकार की एपिथीलिया के द्वारा होता है, जैसे स्किन हो गई, इंटेस्टिनल हो गई, लंग्स हो गई, यूरोजेनिटल हो गई, त्वचा हो गई, आंत हो गई, फेफड़े हो गई और मूत्रजनन मार्ग हो गया, मूत्रजनन वाला पार्ट हो गया। इनके द्वारा इन प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों की वायु कुपिकाओं में, एल्वियोली के अंदर ये पाई जाती हैं। यदि फेफड़ों में संक्रमण होता है, जीवाणु का संक्रमण होता है, तब इन वायु कुपिका में पाए जाने वाली ये SPA और SPD प्रोटीन क्या करेगी? जीवाणु से जुड़कर उसका ऑप्सोनाइजेशन कर देती है, जिसको कौन पहचान लेती है? एल्वियोलर मैक्रोफेजेज उसका पहचान कर लेती है। पहचान करके उसका पैगोसाइटोसिस कर देती है और पैगोसाइट करके उसको निगल लेती है, निगल कर उसको नष्ट कर देती है। ये हो गई। चौथे प्रकार की हम बात करें फिब्रिनोजन। और भी कई प्रकार है, लेकिन हम कुछ मुख्य प्रकारों का ही हम अध्ययन कर रहे हैं। चौथे प्रकार के एक्यूट फेज प्रोटीन है फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फैक्टर 8 है। ऐसे जो ये कोगुलेशन फैक्टर है जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, थक्का जमाने वाले कारक है, ये भी क्या करते हैं? ये भी बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? ब्लड क्लॉट के अंदर ट्रैप कर लेते हैं, उसको फंसा देते हैं। और कुछ कंडीशन में ये क्या करती है? कीमोटैक्सिस को भी प्रेरित करते हैं। कीमोटैक्सिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है एक पूरा, वो आप देख सकते हो वहाँ पर। अब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस के अंदर दूसरे प्रकार की। पहला प्रकार हमने एक्यूट फेज प्रोटीन पढ़ लिया, दूसरा प्रकार फिकोलिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिकोलिन्स भी एक तरह से MBL की तरह बिहेव करती है, MBL की तरह। इसमें और MBL में अंतर क्या होता है? MBL के अंदर कौन सा डोमेन पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन पाया जाता है, जबकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन कोलेजन प्रकार का पाया जाता है। इसमें फिब्रिनोजन टाइप का कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशन डोमेन पाया जाता है या बाइंडिंग डोमेन पाया जाता है। ये भी MBL की तरह बैक्टीरिया को ऑप्सोनाइज कर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इतना बहुत है इसके बारे में। तीसरे प्रकार की हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज के रूप में आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। लोहे से जुड़ने वाली, आयरन से जुड़ने वाली प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। ये भी एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कायिक वृद्धि के लिए व प्रजनन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है।
हमारे अंदर जो आयरन होता है वो किसके अंदर होता है? साइटोक्रोम के रूप में पाया जाता है, साइटोक्रोम के घटक के रूप में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के घटक के रूप में पाया जाता है। इनके रूप में हम आयरन का उपयोग करते हैं। अधिकतर जो रोग कारक होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जो आयरन उपलब्ध है उसके लिए रोग कारक और हमारा शरीर दोनों compete करते हैं। compete का मतलब दोनों लड़ते हैं कि मेरे को आयरन चाहिए, मेरे को आयरन चाहिए। इसलिए शरीर में आयरन अधिकतर आयरन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ रहता है, यानी आयरन मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। ज़्यादातर वो आयरन से जुड़ने वाले प्रोटीन के साथ रहता है ताकि पैथोजेंस को आसानी से आयरन उपलब्ध ना हो सके उसकी ग्रोथ के लिए। और जब आयरन रोग कारक को नहीं मिलेगा तब वो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए आयरन बाइंडिंग प्रोटीन का महत्वपूर्ण रोल रहता है। आयरन को वो पकड़ के रखती है, पैथोजेंस को उपलब्ध नहीं करवाती है। अब ये कौन सी होती है आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, उनका हम देख लेते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? आयरन को स्टोर करती है और आयरन का ट्रांसपोर्ट करती है, आयरन का परिवहन करती है। कौन कौन सी प्रोटीन है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन है जो ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में पाई जाती है, उत्तक द्रव्य में पाई जाती है, रुधिर और उत्तक द्रव्य में पाई जाती है। लैक्टोफेरिन ये दूध में पाई जाती है, सलाइवा लार में पाई जाती है और श्लेष्म के अंदर पाई जाती है। फेरिटीन ये लीवर, यकृत, प्लीहा, लाल अस्थि मज्जा के अंदर पाई जाती है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाई जाती है। ये आज का हमारा टॉपिक था, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज। अब इनेट इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरक्षा में सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। कौन कौन से? इन्फ्लामेशन और फीवर। इन 2 टॉपिक का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इन 2 टॉपिक के साथ जन्मजात प्रतिरक्षा का टॉपिक पूरा कवर होता है। अडेप्टिव प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हमने शुरुआत में इसका इंट्रोडक्शन हमने बताया था। उसके बाद में हम आगे जाएंगे फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर, एंटीबॉडीज के प्रकार के ऊपर, बी सेल्स, टी सेल्स के ऊपर। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लगातार देखते रहें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी बढ़िया से बढ़िया टॉपिक्स हिंदी में उपलब्ध हो सके। ठीक है, इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।